इंडिया, जापान, रशिया, पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप और कोरिया, ये वो देश और कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर अमेरिकन कार कंपनीज आई तो थी बिजनेस करने, पर अपना अच्छा खासा नुकसान करवाने के बाद या तो ये अमेरिका वापस पहुंच गए हैं या इनका बिजनेस उन देशों में इतना कम हो गया है कि ये बहुत लॉसेस में चल रहे हैं। अमेरिका वो देश है जिसकी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंड्रॉयड, यूट्यूब और कई ऐसी अमेरिकन टेक कंपनीज के बिना आप अपने दिन भर का काम भी पूरा नहीं कर सकते। और ये वो देश है जहाँ के मैकडॉनल्ड, कोका कोला, डोमिनोज जैसे ब्रांड्स ने दुनिया भर के लोगों को अपनी आदत डलवाई और वहाँ पर मोटापे को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। पर जब अमेरिका का हर एक ब्रांड पूरी दुनिया पे मोनोपोली बना के बैठा है तो इनकी कार कंपनीज क्यों हर देश से गायब होती जा रही हैं। हमारे देश के लोगों को लगता है कि शेवी और फोर्ड सिर्फ इंडिया में ही फेल हुई थी, पर ऐसा नहीं है। चाइना, यूएई और साउथ अमेरिका के कुछ देशों को छोड़ दें तो अमेरिकन कार ब्रांड्स या तो दुनिया के हर देश में ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं या वो वहाँ पर बस नाम के लिए बिजनेस कर रहे हैं। और इसीलिए हम जानेंगे कि वो क्या गलत बिजनेस स्ट्रेटजीज थी जिनकी वजह से अमेरिकन कार ब्रांड्स इंडिया समेत दुनिया के 80% देशों में फेल हो गए हैं। क्यों वो अमेरिका के हिसाब से डिज़ाइन की गई गाड़ियों को डायरेक्टली किसी भी कंट्री में लॉन्च नहीं कर पाते हैं, जबकि जापानीज़ और यूरोपियन कार ब्रांड्स ग्लोबली ऑलमोस्ट सेम कार बेचते हैं। ये भी जानेंगे कि क्यों उनकी गाड़ियों को आज भी जापान और कोरिया जैसे देशों में अनरिलायबल माना जाता है। और ये भी जानेंगे कि वो चिकन टैक्स क्या है जिसके चलते ये अमेरिकन कार कंपनियां जब मन करे तब मुंह उठाकर अपने देश अमेरिका वापस लौट जाती हैं, जबकि बाकी कार मैन्युफैक्चरर पूरी जी जान लगाए थे मार्केट में बने रहने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकन कार कंपनी किस टाइप की गलतियां कर रही हैं इंडिया में और बाकी देशों में। शेवी और फोर्ड ने कई ऐसी गाड़ियाँ इंडिया में लॉन्च करी जो लोगों को उस टाइम काफ़ी पसंद आई, जैसे शेवी की टवेरा जो एक कमर्शियल कार मार्केट में सक्सेस थी, फोर्ड की आइकन, इको स्पोर्ट्स और एंडेवर ने भी काफ़ी नाम कमाया अपने सेगमेंट के अंदर। पर उनकी ज़्यादातर कार ऐसी थी जो अपने कंपटीशन में हमेशा ही पीछे रही। इंडिया में हमेशा से लोअर और मिडिल क्लास आबादी मेजॉरिटी में रही है, जिनके लिए एक कार खरीदना हमेशा से ही मुश्किल रहा है और उसको चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और इसीलिए जापानीज़ और कोरियन कार मैन्युफैक्चरर ने इंडिया में मारुति 800, वैगनार, सेंट्रो और ऑल्टो जैसी कार्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करके अच्छी पकड़ बनाई यहाँ पर। और वहीं अगर हम फोर्ड और शेवी की बात करें तो उन्होंने इंडिया में मोंडेओ, एंडेवर और ऑप्टा जैसी गाड़ियों को लॉन्च करके शुरुआत करी यहाँ पर, जिनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा थी, इनके प्राइस भी ज़्यादा थे और इनकी फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ख़राब थी। पर फिर भी शुरुआत में अमेरिकन कार कंपनीज उतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही थी इंडिया में। पर 2010 के बाद से इनकी गाड़ियाँ कॉम्पिटिशन के मुकाबले आउटडेटेड लगने लगी और ऐसा लगने लगा कि अमेरिकन ब्रांड्स को इंडियन मार्केट में अब ज़्यादा इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल है शेवी सेल, जहां एक तरफ मारुति, हुंडई और होंडा अपनी अच्छी दिखने वाली सेडान निकाल रही थी जिनमें फीचर भी काफ़ी ज़्यादा थे और वैल्यू फॉर मनी भी थी। वहीं शेवी ने एक ऐसी गाड़ी इंडिया में लॉन्च कर दी जो वैल्यू फॉर मनी तो थी पर उसके अंदर कोई भी एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं थी। और यही एस्पिरेशन वाला रीज़न है जिसकी वजह से टाटा नैनो भी फेल हुई थी। अमेरिकन कार ब्रांड्स ने जापान और यूरोप की कार मार्केट में भी कुछ इसी तरीके की गलतियाँ करी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जापान के बारे में कि क्यों वो जापानीज़ मार्केट में फेल हुए और वो अब वहाँ पर ऑपरेट नहीं करते हैं। जापान में 90% कार्स जापानीज़ ही हैं और बाकी जो 10% हैं वो यूरोपियन इंपोर्टेड कार्स होती हैं। पर जापान में अमेरिकन कार ब्रांड्स इन 10% में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। दरअसल जापानीज़ डोमेस्टिक मार्केट में की कार्स का बहुत ही बड़ा चलन है। ये की कार्स वो होती हैं जिनमें 600 सीसी के इंजन से ज़्यादा बड़े इंजन नहीं होते हैं और इनकी लेंथ भी 3.6 मीटर से कम होती है। इन गाड़ियों को बनाने पर सरकार द्वारा टैक्सेस में भी छूट मिलती है। जापान में की कार्स इतनी ज़्यादा इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि जापान की सड़कें बहुत पतली हैं और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इन फैक्टर के चलते जापान की मेजर सिटीज़ में पार्किंग स्पेस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और वहाँ की पतली सड़कों पर भी इन गाड़ियों को मनूवर करना बहुत आसान रहता है। और क्योंकि जापान में भी पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों को इन गाड़ियों से अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है। पर फोर्ड ने जो अपनी सबसे छोटी कार वहाँ पर लॉन्च करी थी वो थी फोर्ड फोकस। फोर्ड की सबसे छोटी कार वहाँ की मिड साइज हैचबैक से भी बड़ी थी। और ये जानते हुए भी कि जापानीज़ कार मार्केट में की कार्स 40% तक डोमिनेट करती हैं, उन्होंने वहाँ पर वही गाड़ियाँ लॉन्च करी जो वो अमेरिका या यूरोप में बेच रहे थे। इसके अलावा अमेरिकन कार्स के जापान में फेल होने का बहुत बड़ा रीज़न है उनकी रिलायबिलिटी को लेकर उनकी बैड रेपुटेशन, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इंडिया और जापान के अलावा यूरोपियन कार मार्केट्स में अमेरिकन कार कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा लॉसेज झेलने पड़े और इसमें स्पेशली शेवी का बहुत नुकसान हुआ। ओपेल और वॉक्सहॉल 200-150 साल से भी ज़्यादा पुराने यूरोपियन कार ब्रांड्स हैं जिन्हें जीएम ने लगभग 100 साल पहले एक्वायर कर लिया था और ये दोनों ही कार ब्रांड्स यूरोप में जीएम के लिए सर्व करते हैं। पर जीएम ने लगातार 20 साल तक नुकसान करवाने के बाद 2017 में इन दोनों ब्रांड्स को पीएसए ग्रुप को बेच दिया था, जिसके अंदर पर्जो और सिट्रन जैसी कार कंपनीज आती हैं। माना ये जाता है कि जीएम ने इन ब्रांड्स को अपनी अमेरिकन कार कंपनीज के तरीके से चलाने की कोशिश करी। ये कंपनीज भी वो वैसी चला रहे थे जैसे वो शेवी को अमेरिका में चलाते हैं, जहाँ एक तरफ यूरोप में ऑलमोस्ट हर कार ब्रांड्स अपनी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और लग्जरियस अपील के लिए जाना जाता है, वहीं ये दोनों कार ब्रांड्स यूरोपियन फील ही नहीं होते थे।
और उसका एक कारण ये माना जाता है कि अमेरिकन कार मेकर ने अपनी बेहद ही कैपिटलिस्टिक सोच को इन दोनों ब्रांड्स पर थोपा था। ओपेल जो कि एक जर्मन ब्रांड है, उसमें जीएम उन टॉप मोस्ट मैनेजर्स को इंटेंसिवाइज करता था जो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी लाते थे। अब मान लीजिए कोई मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3% तक की कमी ले आया, तो उसको प्रमोट करके दूसरी जगह भेज दिया जाता था और उसकी जगह दूसरे मैनेजर को अपॉइंट किया जाता था और उससे भी यही उम्मीद करी जाती थी कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी लाएगा। और ऐसा जीएम ने कई बार सर्कुलेशन में करा ओपेल के अंदर। और इससे क्या हुआ कि उनकी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो बहुत कमी आई, पर उनकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई। और इसीलिए जीएम ने लगभग 20 साल के लॉसेस के बाद 2017 में उन दोनों ब्रांड्स को पीएसए ग्रुप को बेच दिया। पर चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 2 साल बाद ही पीएसए ग्रुप के अंडर इन दोनों ब्रांड्स ने फिर से काफ़ी मुनाफा शो करा। अमेरिकन कार कंपनीज के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत और भी है। जीएम और फोर्ड अपने होम मार्केट में जो कार डिज़ाइन करते हैं वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 गुना बड़ी होती है बाकी देशों में बिकने वाली गाड़ियों से। और जहां इंडिया, जापान और यूरोप में ज़्यादातर कम्यूटर कार्स के इंजन 1 से 2000 सीसी के होते हैं, वहीं इन अमेरिकन कार्स के इंजन 3000 सीसी से चालू होकर 6 से 7000 सीसी तक भी चले जाते हैं। और मैं ये रेगुलर पिकअप ट्रक्स और एसयूवीज की बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि ओवरसाइज अमेरिकन कार्स इंडिया जैसे देशों में वायबल नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर वो या तो उन गिनी चुनी कार्स को लॉन्च कर देते हैं जो वो यूएस मार्केट में पहले से बेच रहे हैं, जैसे कि शेवी बीट जो अमेरिकन कार मार्केट में शेवी स्पार्क के नाम से जानी जाती है, या उन्हें इंडिया के लिए स्पेसिफिक कार्स डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, जैसे कि फोर्ड ने इको स्पोर्ट्स को इंडिया के लिए किया था। पर एक कार मॉडल की R&D पर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है और इसीलिए हमने ये देखा है कि फोर्ड के पास हमेशा से ही कम प्रोडक्ट्स रहे हैं इंडियन कार मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ जापानीज़ और कोरियन कार मैन्युफैक्चरर्स वही गाड़ियाँ इंडिया में लॉन्च कर देते हैं जो वो अपने देशों में और बाकी देशों में बेच रहे हैं। हाँ, वो कॉस्ट कटिंग तो करते हैं इंडिया में लाने से पहले गाड़ी, पर उनको R&D दोबारा से नहीं करनी पड़ती किसी भी गाड़ी के लिए, और इसीलिए उनके पास हर सेगमेंट की गाड़ी अवेलेबल होती है इंडिया में। अमेरिकन कार ब्रांड्स के फेलियर का तीसरा सबसे बड़ा कारण है उनकी कार्स का अनरिलायबल होना। अमेरिकन कार ब्रांड्स को लेकर हमेशा से ही एक धारणा बनी रही है कि उनकी कार्स अनरिलायबल होती है, और फिर वो चाहे यूरोपियन हो, जापानीज़ हो या कोरियन, सभी ये मानते हैं कि अमेरिकन कार्स कंपटीशन के मुकाबले ज़्यादा अनरिलायबल होती हैं। कार्स की अनरिलायबिलिटी को लेकर कई ऑर्गेनाइजेशंस सर्वे भी करवाती हैं। उन्हीं में से एक है रॉयटर्स, जिनकी रिपोर्ट्स देखकर समझ आता है कि जिन गाड़ियों ने रिलायबिलिटी स्कोरिंग में सबसे बेकार परफॉर्म करा है उनमें से ऑलमोस्ट सारी ही अमेरिका की हैं। बेशक अब अमेरिकन कार्स पहले से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो चुकी हैं और डे टू डे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है इनके अंदर, पर अगर आज की डेट में भी किसी कार में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से होता है। पर इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहाँ पिकअप ट्रक्स की अच्छी खासी मांग है, वहाँ पर आधे से ज़्यादा टोयोटा हाइलक्स ही देखने को मिलेंगे आपको। हाँ, फोर्ड की रेंजर भी देखने को मिलती है, पर जापानीज़ पिकअप ट्रक्स के मुकाबले उनकी संख्या कुछ भी नहीं है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में हर कार ब्रांड कई सारे पिकअप ट्रक्स के मॉडल बनाता है, फिर भी वो अफ्रीका में कुछ खास नहीं कर पाए। खैर, ये तो अफ्रीका की बात थी। अमेरिका में खुद अच्छी रिलायबिलिटी होने की वजह से 2021 में टोयोटा जनरल मोटर्स को पछाड़कर सबसे ज़्यादा कार्स बेचने वाली कार कंपनी बन गई है वहाँ पर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिकन कार कंपनीज की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच रही है और वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टोयोटा की कार्स इतनी ज़्यादा रिलायबल कैसे होती हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। फेलियर्स तो ऑलमोस्ट हर कंपनी को देखने पड़ते हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ रेनो, निसान, स्कोडा और VW की, तो ये कंपनीज पिछले कई सालों से कम सेल्स के चलते इंडिया में नुकसान झेल रही हैं, पर उन्होंने यहाँ से एग्जिट नहीं करा, पर उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक कार लॉन्च करके अपनी सेल्स को फिर से बढ़ा दिया। पर अमेरिकन कार कंपनी से ऐसा करने के बजाय देश ही छोड़कर भाग गई, और ऐसा ही उन्होंने ऑलमोस्ट हर देश में किया है। और इस बात का कारण है चिकन टैक्स। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अमेरिका चिकन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था और एक्सपोर्टर भी, और वो यूरोप में अपना चिकन भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते थे। और जब ऑलमोस्ट सारा चिकन ही यूएस से आने लगा, तो जर्मनी ने अपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अमेरिका के चिकन इंपोर्ट पर भारी ड्यूटी लगा दी, और इसके रिटेलिएशन में यूएस ने ट्रेड वॉर चालू कर दी यूरोप के खिलाफ। उन्होंने भी वहाँ से आने वाली चीज़ों पर भारी टैक्स लगा दिया, जिसमें वहाँ से आने वाले पिकअप ट्रक्स भी शामिल थे। इससे ये हुआ कि VW के लाइट पिकअप्स जो यूएस में आते थे, उनकी सेल्स अमेरिका में धीरे धीरे कम हो गई और बिल्कुल ख़त्म हो गई आने वाले सालों में, और वहाँ के लोग अपने खुद के पिकअप ट्रक्स खरीदने लगे। इसके अलावा जब जापानीज़ कार्स की सेल 80s में अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, तो अमेरिका ने भी जापानीज़ कार के इंपोर्ट पर रोक लगा दी वहाँ पर। इन बैन्स और टैक्सेस के जरिए अमेरिकन कार कंपनीज हमेशा से ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मार्केट में राज करती रही, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब भी अमेरिकन कार ब्रांड्स को दूसरे देशों में लॉसेस होते हैं, तो वो अपनी पूरी जी जान लगाए बिना ही उस देश को छोड़कर चले जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन कार कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन के चलते अपनी मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली है। और उनको ये भी पता है कि अगर यूएस के अंदर कोई भी कार ब्रांड बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली ग्रो कर गया तो अमेरिका की सरकार उनको बचा लेगी ट्रेड टैक्सेस लगाकर। पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब टोयोटा वहाँ पर सबसे ज़्यादा कार बेचने वाला ऑटोमेकर बन गया है, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन के चलते वहाँ पर अपनी खुद की कार फैक्ट्रीज डाल दी थी। पर अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना होते तो शायद आज टोयोटा अमेरिका में बहुत बड़ा स्टेक लेकर बैठा होता। कमेंट करके बताइए कि अगर अमेरिकन कंपनीज फिर से इंडिया में आती हैं तो क्या आप उतना ही विश्वास कर पाएंगे जैसे पहले करते थे उन पर। अगर इस वीडियो से आपके टाइम में वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।